बढ़ के उन वही दीनी तालीम ज़रूर दें, लेकिन अंग्रेज़ी और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाएं, ताकि हमारा बच्चा जो बाहर जाएगा, जब हम बात करते हैं कि आईएएस में नहीं है, अरे भाई कैसे आ जाएंगे जब आप पढ़े नहीं हैं, आप जुडिशरी में नहीं हैं, आप पुलिस में नहीं हैं, हमको तालीम देनी। ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लान कि आपको 2 साल में इसकी तरक्की दिखेगी। एट दिस एज इन लोगों को साथ लेके अगर एक ग्रुप बनेगा जो दलितों का होगा, जो मुसलमानों का होगा, जो ईसाइयों का होगा, जो बौद्ध का होगा, जो यहूदियों का होगा, तब तो सरकार की आंखें खुलेंगी कि 80% हिंदुस्तान में लोग गैर मुसलमान हैं या गैर सिख हैं या गैर क्रिश्चियन हैं। 80%। तो वो वास्ट मेजॉरिटी है जो हमको साथ लेके आज चल रही है, जिसको इसका साथ हमको देना है। ये हेगड़े साहब मेरे ख्याल परेशान हो गए होंगे आप लोगों के मुकदमे लड़ के, इनका साथ हमें देना है, नहीं तो हिंदुस्तान नहीं चल सकता। आदाब, दया सिंह जी, सत श्री अकाल। अदीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हम लोगों को आज मौका दिया। सुबह से आप लोग सुन रहे हैं और मैं समझता हूं कि सभी मौजू पे बात हो चुकी है, कोई ऐसा मौजू बचा नहीं है जिस पे बात अब करनी हो, और लोग थक भी गए हैं। लेकिन बैठे बैठे मेरे जहन में कुछ सवालात थे जो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, और शायद इसीलिए कि अब आप लोग भी हैं तो वो सवालात मैं वाज़े करूं। ये बैठे बैठे एक किताब मुझे एक साहब ने दी, डॉक्टर कफ़ील ख़ान की। तो मैंने सोचा कि हिंदुस्तान का सेकुलरिज़म बड़ा अजीब व गरीब है कि एक डॉक्टर जो बच्चों की ज़िंदगी बचाता है, उसको हमारी सेकुलर सरकार सस्पेंड करके नौकरी से मुअत्तल कर देती है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जहन में था। लेकिन फिर इसके साथ मेरे को ये भी ख्याल आया कि इस जमहूरियत में एक चीफ़ मिनिस्टर साहब एक बच्ची का नकाब भी उतार देते हैं, वो भी जमहूरियत है। ये कौन सी जमहूरियत है? और दया सिंह जी, मुझे आप ये बताएं कि ये कौन सी जमहूरियत है कि 1984 तक आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली? ये कौन सी न्यायपालिका है? ये कहाँ गुम हुए हैं? लेकिन ये वही न्यायपालिका है जहाँ के चीफ जस्टिस बाबरी मस्जिद का जजमेंट लिखने के वक्त अल्लाह मियाँ से पूछते हैं कि मुझे गाइड कर दीजिए। और ये वही चीफ जस्टिस हैं जो बनारस जाते हैं आपकी मस्जिद में और वहाँ सर्वे ऑर्डर कर देते हैं, 1991 का ऑर्डर देखते भी नहीं। फिर अब सवाल जहन में उभरते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। हमने देखा कि इस सेकुलर कंट्री में, छत्तीसगढ़ में हमारे क्रिश्चियन भाइयों के साथ क्या हो रहा है। मैंने छत्तीसगढ़ में काम किया है, मैं वहाँ कलेक्टर था 3 साल, जो अब रायपुर वहाँ का कैपिटल बन गया, उस ज़माने में मध्य प्रदेश था। मैं वहाँ 3 साल कलेक्टर था। कम्युनलिज़म छत्तीसगढ़ में हमेशा था और लोग कन्वर्जन को हर झाड़ के पीछे देखते थे कि उस झाड़ के पीछे क्रिश्चियन है और वो किसी को कन्वर्ट कर रहा है। और मैं आपको एक अपना किस्सा सुना देता हूँ कि मदर टेरेसा ने हमसे कुछ ज़मीन मांगी थी। मदर टेरेसा आप सब जानते हैं, और उन्होंने कहा था कि सिस्टर्स ऑफ चैरिटी के लिए हम यहाँ एक अस्पताल बनाएंगे और हमको छोटी सी ज़मीन दी जाए। तो हमने एक आधा एकड़ ज़मीन सेंट्रल रायपुर में उनको दी थी, और उसका रिएक्शन ये था कि आरएसएस वाले नहीं, कांग्रेस वाले भी भूख हड़ताल पे बैठ गए थे कि क्रिश्चियंस को क्यों ज़मीन दी जा रही है। आपके एमपी कांग्रेस के थे कयूर भूषण साहब, जो मेरे पास आए कि साहब हम तो भूख हड़ताल कर देंगे। और जब मैंने उनसे ये कहा कि आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि मदर टेरेसा की आप शख्सियत जानते नहीं हैं, और अगर आप कुछ करेंगे तो हम आपको बंद कर देंगे, वो ये ज़मीन तो दे दी गई है, वो हड़ताल नहीं हुई। मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस क्रिसमस पे कितनी ज़्यादतियाँ हुई और उसके बरक्स कितने लोगों पे एक्शन हुआ।
और सबसे यूनिक प्रयोगशाला है। अब 2 लेबॉरेटरीज़ खुली हुई हैं हिंदुस्तान में, एक उत्तराखंड में और एक आसाम में। ये नई लेबॉरेटरीज़ हैं, तजुर्बा किया जा रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट और एक्सपेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में थोड़ा चला है। आसाम के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं ये आपको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन नहीं लेता। और जब मेरे दोस्त हर्षमंदर साहब FIR करते हैं तो मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं कि मैं तुम पे 100 FIR करवा दूंगा। ये किस किस्म की धमकी है? ये कौन सी जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं? ये कैसे हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं कि एक चीफ मिनिस्टर ये कहता है, जो अभी एक MP साहब कह के गए कि इनकी आमदनी कम कर दी जाए, अगर ये 5 रुपये इसको देने हो तो आप 4 ही देना। और कल एक खबर भी आई है कि एक बच्ची एक रिक्शा से उतरी, उसने सिर्फ 3 रुपये दिए कि ये तो 3 ही मिलेंगे। ये हम लोग सब बर्दाश्त कर रहे हैं, ये कोर्ट्स भी बर्दाश्त कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी बर्दाश्त कर रहा है। और वो इसलिए बर्दाश्त कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी गायब हो चुकी है। आपके कप्तान, आपके कलेक्टर्स सिर्फ सरकार की तरफ देखते हैं, आइन की तरफ नहीं देखते। वो बात वो भूल चुके हैं कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ है। क्योंकि जब हम लोग ओथ लेते हैं सर्विस में, जब हम भी आए थे सर्विस में, हम लोगों ने एक ओथ ली थी कॉन्स्टिट्यूशन पे। वो कॉन्स्टिट्यूशन हम भूल गए। किसी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ज़िंदा है, जैसे अदीब भाई ने कहा, मुझे कहीं दिखता नहीं है, और अगर कहीं है भी तो उसको बर्खास्त करने की कोशिश की जाती है। और न्यायपालिका आँख मूंद के बंद है, क्योंकि प्रोफेसर साईं बाबा जो 95% हैंडीकैप थे, अगर इस कमरे में वो दाखिल होते तो वो घुटनों के बल चल के आते, और उनके घुटने पे नी कैप्स होते क्योंकि उनके घुटने घिस चुके थे। उनको 10 साल अंडा सेल में रखा जाता है। और फादर स्टैन जो 82 साल के थे और जिनको एडवांस्ड पार्किंसन थी, और वो कहते रहे कि मुझे एक सिपर दे दीजिए कि मैं पानी पी लूँ, और उनका इंतकाल हो जाता है। हम लोग सब खामोश। मदारिस, मस्जिदें मेरी नज़र में ये इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी ज़्यादती आज इंसान पे हो रही है, जितनी ज़्यादती आज उमर खालिद पे या शजील इमाम पे हो रही है, और वो बच्चों पे हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता, और ये बार बार मैं सवाल करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों ने क्या किया था जो CAA का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे और पुलिस ने उनकी हड्डियाँ तोड़ दी थी जामिया मिलिया में। मेरे बच्चों ने क्या किया था जब लेबॉरेटरी में घुस के लेबॉरेटरी का इक्विपमेंट तोड़ दिया गया था, या उन बच्चों ने क्या किया था जो JNU में थे और उन पे आज तक मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन समाज तो चुप है। 2-4 एक्टिविस्ट हैं जो बोलते हैं आप लोग उत्तराखंड से आए हैं, ये हिम्मत दिखा के, लेकिन पूरी समाज चुप है। ये हमारे अदीब भाई जो कह रहे हैं 82 साल की उम्र में ये अकेला एक इंसान है जो लड़ रहा है, लोग घरों में बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें, जो किसी ने कहा भी कि 80% हिंदुस्तान में लोग गैर मुसलमान हैं या गैर सिख हैं या गैर क्रिश्चियन हैं, 80%। तो वो वास्ट मेजॉरिटी है जो हमको साथ लेके आज चल रही है, जिसको इसका साथ हमको देना है। ये हेगड़े साहब मेरे ख्याल परेशान हो गए होंगे आप लोगों के मुकदमे लड़ के, इनका साथ हमें देना है, नहीं तो हिंदुस्तान नहीं चल सकता। लेकिन हमसे भी अपेक्षा है सोसाइटी की, और वो भी मैं आपको बता दूं। मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, क्योंकि यहाँ बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं, ये जो मस्जिद की मिस्टीक है इसको ख़त्म कर दीजिए। मस्जिद के दरवाजे सब के लिए खोल दीजिए। नमाज के बाद लोग आएँ अंदर और देखें कि वहाँ कोई टेररिस्ट नहीं पल रहा है, वहाँ संजीदगी की बातें होती हैं, वहाँ अच्छी बातें होती हैं, जैसे मेरे सिख भाइयों ने गुरुद्वारों में किया हुआ है। आप आइए। अरे साहब, जो खौफ है लोगों के दिल में वो बयान कर रहा हूँ मैं। आपसे ज़्यादा हिंदू दोस्त मेरे हैं, मेरे तो मुसलमान दोस्त ही नहीं हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने दरवाजे खोल दीजिए, लोगों को आमंत्रित कीजिए कि मगरिब की नमाज से पहले आइए, आजकल होने वाली है रमज़ान के, आइए खजूर हमारे साथ खाइए, रोज़ा तोड़िए हमारे साथ। तब फ़र्क देखिए कि लोग समझें हम लोगों को। जी,
बेकार बातें मत कीजिए, किसको टेररिस्ट कर देंगे। दिस इज़ अ सीरियस कॉन्वर्सेशन, नोबडी इज़ डिक्लेयरिंग यू अ टेररिस्ट। I don't think you should bring this conversation to a level of a gutter. We are here in for a serious conversation where Muslims should open their mosques, their madrasas and welcome everyone with open arms. ये मेरा आपसे कहना है, मेरा ये भी आपसे दरख्वास्त है। थैंक यू सर। मेरा ये भी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे मदरसों का इतिहास बहुत बुलंद है, बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है, लेकिन दीनी तालीम की एक लिमिट होती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के वहीं दीनी तालीम ज़रूर दें, लेकिन अंग्रेज़ी और फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाएं, ताकि हमारा बच्चा जो बाहर जाएगा, जब हम बात करते हैं कि IAS में नहीं है, अरे भाई कैसे आ जाएंगे जब आप पढ़े नहीं हैं, आप जुडिशरी में नहीं हैं, आप पुलिस में नहीं हैं, हमको तालीम देनी। ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लान कि आपको 2 साल में इसकी तरक्की दिखेगी। हम लोगों ने 2010 में जामिया इस्लामिया में एक IAS कोचिंग एकेडमी शुरू की थी। जब मैंने वो शुरू की थी तो लोगों ने कहा था ये फेल हो जाएगी, क्योंकि कहाँ मुसलमान पढ़ेगा। पिछले साल 31 बच्चे वहाँ से सिविल सर्विसेज में आए हैं। आप उनको इनकरेजमेंट दीजिए, आप उनको हौसला बढ़ाइए। हमने उनको कोचिंग दी, उनको फ्री रेजिडेंस दिया, उनको फ्री खाना दिया, उनकी फ़ीस माफ़ कर दी। 31 बच्चे आ गए। अब वो बच्चे तो कौम का काम है, और उसमें सिर्फ हिंदू, ये मुसलमान नहीं हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें दलित भी हैं, उसमें OBCs भी हैं। तो हम लोगों को अपने आप को खोलना है। वी हैव टू बी सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री ऑन एन इक्वल फुटिंग। नोबडी इज सुपीरियर टू अस। समाज बटी हुई है, वहाँ दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, ये सब हमारे भाई हैं। और जो अदीब भाई ने इशारा किया कि हम लोगों को सबको साथ लेना है। ये बैठे हैं दया सिंह जी, ये कितने दिलेर आदमी हैं, या जॉन बैठे हैं यहाँ पर, ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। ही इज़ अ फाइटर एट दिस एज। इन लोगों को साथ लेके अगर एक ग्रुप बनेगा जो दलितों का होगा, जो मुसलमानों का होगा, जो ईसाइयों का होगा, जो बौद्ध का होगा, जो यहूदियों का होगा, तब तो सरकार की आंखें खुलेंगी कि सब इकट्ठा हो गए। आप कहते हैं कि साहब फलानी पार्टीज़ क्यों नहीं साथ हो जाती। ये पार्टीज़ हो नहीं सकती। कौन सी इस वक्त सेकुलर पार्टी है जो सॉफ्ट हिंदुत्व फॉलो नहीं करती? मुझे एक पार्टी बता दीजिए। सब डरते हैं कि अगर हमने किसी माइनॉरिटी का नाम ले लिया तो हमारा हिंदू वोट कट जाएगा। टू माई माइंड इट्स रिडिकुलस, लेकिन उनके खौफ से हम क्या करें? तो उनसे आप अपेक्षा न कीजिए। आप अपने आप को सशक्त कीजिए पॉलिटिकली, वो लोग खुद आपकी तरफ आएंगे। लेकिन ये भी कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन 6 months। ये दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग। और फाइनली ये जो हादसे हो रहे हैं, FIRs हो रही हैं, मेरा ये आपसे अनुरोध है कि जब एक FIR आप पे हो तो 100 FIR आप करवा दीजिए। ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के साथ यहाँ मौजूद थे। आपके पास फोर्स है, आपके पास लोग हैं, आपके पास नंबर्स हैं। एक FIR हो तो 100 करवाइए, हिंदुस्तान भर में करवाइए, तब पता चलेगा कि FIR के माने क्या होते हैं। नहीं तो डर के बैठेंगे कि एक FIR हो गई, पुलिस वाला घर आ गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अदीब भाई, आप बहुत बहादुरी से काम कर रहे हैं। नदीम, थैंक यू वेरी मच। मेरा टाइम हो गया, नो नीड टू हिंट। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी।